नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों की पिटाई, चुटिया और सिर मुड़ाने की घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रही। ये अब एक नई सामाजिक और राजनीतिक जंग में तब्दील हो चुकी है और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की सियासत तक पहुंच चुकी है। जिस घटना को उत्तर प्रदेश में प्रशासन और सत्ता कथावाचकों की अंदरूनी लड़ाई बताकर दबाना चाहता था, उसी घटना में अब जाति की चिंगारी सुलग चुकी है। कथावाचक पक्ष बहुजन है, यादव कठेरिया है और हमला करने वाले अगड़ी जाति के हैं, जिनमें ब्राह्मण समुदाय और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि पीड़ित पर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और पुलिस के जो कार्रवाई है उसको लेकर सवाल उठाया गया है। और इसी के विरोध में यादव संगठनों ने हंगामा किया, बवाल किया, जिसमें पुलिस ने आज फायरिंग भी की। अब इस मुद्दे को बिहार की राजनीति ने झपट लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुली चेतावनी दे डाली है कि अगर ऐसा बिहार में होता तो हम सबक सिखा देते। यह सिर्फ बयान नहीं है, ये सत्ता की दावेदारी की नई भाषा है, नई परिभाषा है। क्या ये संकेत है बिहार में अगड़ी बनाम पिछड़ी जाति की पुरानी सियासी रेखाएं फिर से गाढ़ी की जा रही हैं? क्या तेजस्वी इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई के रूप में उठा रहे हैं या फिर इटावा की चिंगारी पर बिहार चुनाव की रोटी सेकना चाहते हैं? और इसी बीच तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जिनका अपनी ही पार्टी से मोह भंग हो चुका है या वो निकाले जा चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी से नज़दीकी बनाते दिख रहे हैं। खबर है कि उन्होंने अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की और खुद अखिलेश से ने पूछा कहां से चुनाव लड़ना है। तो क्या बिहार में तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या अखिलेश यादव अब सिर्फ यूपी में नहीं, बिहार में भी अपने पिछड़ा बहुजन कार्ड को नए तरीके से खेलने को तैयार हैं? इटावा में चुटिया कटी, लेकिन बिहार में इसकी जड़ें लंबी हो रही हैं। क्या ये महज जाति विद्वेष है या 2025 की बिहार की और 2027 की उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति की विसात? आज मंथन में पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति चिंगारी धधकाकर राजनीतिक दल तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या फिर ये बगावत पीडीए, क्योंकि अखिलेश यादव इसे पीडीए तक लेकर आ गए हैं, तो क्या ये 90 बनाम 10 करने की है? आज मंथन में यही बड़ा सवाल। यूपी से बिहार ब्राह्मण यादव में टकरार, जो तकरार चल रही है, जो हंगामा चल रहा है, आज तो सड़क पर दो हाथ पुलिस और यादव संगठनों के बीच इटावा में हुए। पुलिस ने एक दो राउंड फायरिंग भी की, काबू में करने के लिए तोड़फोड़ पथराव भी हुआ और एक क्रॉस FIR कथावाचकों के खिलाफ लिखी गई कि उन्होंने जो महिला यजमान थी उससे छेड़छाड़ की, जबकि FIR में छेड़छाड़ की धारा नहीं है। गलत जाति बताना, अपना आधार कार्ड गलत बना लेना, इस तरह की धाराओं के मुकदमे लिखे गए हैं। और वास्तव में जो बवाल है, जो झंझट है, जो यादव संगठन नाराज हुए, सड़क पर आए, वो इसलिए कि क्रॉस FIR पुलिस ने इटावा की लिख ली, यानी कि कथावाचकों के खिलाफ भी एक FIR लिखी गई जिसमें उन्हें छेड़छाड़ का आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन उसकी धारा नहीं है। तमाम तरीके के धाराओं के तहत उन पर मुकदमा लिखा गया है। तो क्या एक तरीके से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो कथावाचक हैं अगर यादव जाति के नहीं होते तो अखिलेश यादव क्या इस तरह करते? लेकिन एक जाति, एक राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है और उस बिसात के क्या क्या मोहरे होंगे, किस तरीके से वो चली जा रही है उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार में पिछड़े सबसे ज़्यादा हैं, दलित और महादलित हैं, और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी है। तो पहले बिहार और फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उसको लेकर एक राजनीतिक बिसात बिछी है। एक रिपोर्ट देखिए।
सपा में पहचान छिपाकर कथा और फिर जाति के नाम पर जो हुआ, उस पर सपा ने खूब सियासी रोटी सेकी। अब उस कांड की आंच यूपी से होते हुए बिहार पहुंच गई है, जिस पर सियासी रोटी सेकने का काम भी शुरू हो गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बिहार में आने वाले अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन इससे पहले जाति की सियासी आंच में रोटी सेककर कुर्सी को मुफीद करने का काम तेज हो चला है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दलित और पिछड़ा कार्ड खेल दिया। तेजस्वी के एक बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। तेजस्वी यादव ने इटावा में एक कथावाचक के साथ हुए दुर्व्यवहार को पिछड़ा और दलित से जोड़कर पटना में नई सियासत को हवा दे दी। तेजस्वी ने बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा के आरजेडी में शामिल होने के मौके पर कहा, एक ही जाति के लोग कथावाचक क्यों होते हैं? क्या दलित और पिछड़े हिंदू नहीं हैं? क्या सिर्फ सवर्ण ही कथावाचक बन सकते हैं? तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है तो इटावा की तरह किसी भी दलित और पिछड़ा कथावाचक के साथ मारपीट या सिर मुड़वाने जैसा काम नहीं हो पाएगा। अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। बता दें कि बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच तेजस्वी का एक ही जाति का कथावाचक वाला मुद्दा गर्मा सकता है। तेजस्वी ने इटावा कांड को मुद्दा बनाकर बिहार में सियासी तापमान बढ़ा दिया। ऐसे में इटावा की आग अब पटना की राजनीति को अगले कुछ दिनों तक जलाती रहेगी। इटावा कांड सोशल मीडिया और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा, तो तेजस्वी ने भी इस मुद्दे को बिहार में उठाकर इसे दलित पिछड़ा वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की। बिहार में जाति के गणित को समझे तो अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, SC 19.65%, ST 1.6% और मुसहर की आबादी 3% है, जो चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाती है। तेजस्वी ने इसे बीजेपी की जातिवादी मानसिकता से जोड़कर बिहार के मतदाताओं को लामबंद करने की रणनीति अपनाई है। कुल मिलाकर तेजस्वी का कथावाचक मुद्दा बिहार में उठाना उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो सामाजिक न्याय, जाति आधारित जनगणना और दलित पिछड़ों के हक की बात करते हैं। तेजस्वी की रणनीति दलित और ईबीसी वोटरों को आरजेडी की ओर खींचने की है। 2020 के चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग का समर्थन अहम था। कथावाचक मुद्दा इन वोटरों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पैदा कर सकता है, खासकर अगर आरजेडी इसे ग्रामीण इलाकों में प्रभावी ढंग से प्रचारित करे। वहीं बिहार की सियासी बयार में अखिलेश का तेज प्रताप यादव के साथ वीडियो कॉल का वीडियो भी चर्चा में है, जो इस बात को हवा दे रहा है कि अखिलेश लालू परिवार में हुई फूट का फायदा लेकर बिहार में अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करने की फिराक में हैं। हीरो हैं सब। कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक। 1-2 दिन पहले मैं कॉल कर लूंगा आपको। कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा गंगा के किनारे। अच्छा। जी ठीक है। तो बताइएगा। आरजेडी और सपा दोनों प्रदेश में विपक्ष में बैठे हैं। ऐसे में सत्ता की चाह और पार्टी का परचम बुलंद करना दोनों के लिए चुनौती है। ऐसे में अखिलेश की जाति वाली सियासत बिहार में तेजस्वी के काम कितना आएगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी से बिहार ब्राह्मण यादव के बीच टकरार, ये वास्तव में जो विपक्ष का एक नैरेटिव है, सामाजिक न्याय की राजनीति जिसे कहा जा रहा है, 90 के दशक में इसे सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जा रहा है। आजकल पीडीए के रूप में ये बहुत चर्चा में है और बिहार उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी तादाद है, अच्छी खासी आबादी है।
बिहार में नवंबर में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। दोनों राजनीतिक दल और दोनों के जो नेता हैं वो आपस में रिश्तेदार भी हैं, तो वो उसका जो वीडियो कॉलिंग से आप वो देख रहे थे उसमें कुछ रिश्तेदारी और कुछ आत्मीयता भी झलक रही थी। कुल मिलाकर ये गणित है, लेकिन इन सब के बावजूद जो इटावा में जो कुछ हुआ वो अक्षम्य है। सवाल ये उठेगा कि भाई क्या पिछड़ों को कथा करने का हक नहीं, दलितों को कथा करने का हक नहीं, उन्हें उनका दिया हुआ चंदा, उनका दिया हुआ दान, उनका दिया हुआ दक्षिणा, उनका दिया हुआ सम्मान सब कुछ लेते हैं आप, लेकिन वो कथा नहीं कह सकते। ये तो बड़ी गजब बात है। तो सामाजिक आज हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि यूपी में थोड़ा सा चुनाव अभी आगे है, लेकिन बिहार में चुनाव है। बिहार में जिस तरह तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को पकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आज एक नए तरीके से पीडीएस से जोड़ा इस मुद्दे को। ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं। तो अखिलेश यादव ने किस तरीके से निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों पर जो इस बात को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो एक खास लोगों का जो प्रभुत्व है उसके को लेकर ये पूरा सब कुछ हुआ है। अब कथावाचकों के खिलाफ मुकदमा लिखने के बाद अहीरों के तमाम संगठनों ने, अहीर रेजिमेंट ने आज इटावा में हंगामा किया, प्रदर्शन किया। उसकी दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस से झड़प हुई है, थाने का घेराव हुआ है और पुलिस ने फायरिंग भी की है। तो कुल मिलाकर यूपी में जो जाति का झंझट है वो अब सड़क पर आ गया है और इसलिए थाने का घेराव और हंगामा किया है युवकों ने कि भाई जो पीड़ित है उसी के खिलाफ आपने मुकदमा लिख दिया। लेकिन पुलिस की दलील है कि जो महिला मुख्य यजमान थी रेणु तिवारी, उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अब मामला पुलिस के हाथ में है, लेकिन ये आपराधिक जो आपराधिक कृत्य था, जो बड़ा गंभीर कृत्य था, ये भी आरोप था कि उनके ऊपर मानव मूत्र छिड़क कर ये कहा गया कि अब तुम पवित्र हो गए, ये फला जाति का मूत्र है। ये इस तरीके के गंभीर आरोप जिस घटना में हुए हों, वो घटना एक आपराधिक घटना के बजाय एक राजनीतिक रंग उसमें दिया जा रहा हो, ये एक अलग तरीके का बदलाव है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से और एक और परिभाषित इससे किया जा रहा है कि अखिलेश यादव का ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी, वो मानते हैं कि यादव जो कौम है वो थोड़ा दबंग है और अन्य पिछड़ी जातियों को दबाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यादव भी उसी तरह पीड़ित है जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग पीड़ित है, अन्य जातियां पीड़ित हैं? इस घटना के जरिए और नज़रिए के अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को। मनीष पांडे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे साहब स्वागत, धन्यवाद। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर आरजेडी की प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभी जुड़ेंगी थोड़ी देर में। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक चिंतक हैं, SC ST ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और विमल कांत झा सामाजिक चिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। 3 मेहमान हमारे सामने हैं, बाकी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। विमल कांत झा से हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। विमल कांत जी, ये जो पूरा जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ, जो यादव लैंड है और बहुत प्रमुख स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पर समाजवादी पार्टी का, वहाँ पर इस तरीके की घटना, उसके बाद कार्रवाई और उसका जो बिहार में चुनावी रंग दिख रहा है, इसके पीछे की रणनीति या फिर कोई सामाजिक बदलाव देख रहे हैं या सामाजिक बदलाव की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, सामाजिक न्याय के रूप में इसे देख रहे हैं, कैसे देखा जाए इसको? विमल कांत जी। सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मैं विमल कांत झा बोल रहा हूँ, आप सभी को नमस्कार।
जी, सबसे नमस्कार। बड़ी बात है कि जो आपने अभी प्रसंग उठाया है, कथावाचक का अधिकार किसको है, या जो घटनाएं हुई, तो देखिए, अगर हम लोग पौराणिक बात ही कहें, शास्त्रीय बात कहें, तो बड़ा स्पष्ट उसमें है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासे भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसका सीधी सी बात यह है कि शूद्र का मतलब सामान्य होता है। सामान्य और समान, जन्म से सभी समान और सामान्य है, और संस्कार से द्विजता को प्राप्त होती है। और जो जिन्होंने वेदाभ्यास किया, चाहे कथा वाचक के रूप में, उनकी जो योग्यता हुई है, मेरा मानना है कि समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को अगर कथावाचक होना है, उनके पास योग्यता है, वो कथा वाचन कर सकते हैं, तो उनको कथावाचक होने का पूरा और पूरा अधिकार है। यह सिर्फ किसी जाति या किसी विशेष समुदाय की कोई इस पर अधिकार नहीं। रही बात कि कहीं जो चाहे किसी भी पार्टी के लोग अगर इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए, राजनीति के लिए ये सर्वथा अनुचित है, और अपना काम निकालने के लिए वो कुछ कह दें। मेरा तो मानना यह है, इससे समाज में विषमता, समाज में अराजकता बढ़ेगी। और इसका जो प्रबुद्ध लोग हैं, हमको लगता है कि आप स्वयं जान रहे हैं कि एक से एक कथावाचक की बात तो छोड़िए, एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं, जो हम लोग जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे। उसमें वो संस्कार आया, उन्होंने तपस्या की, उनको योग्यता आई, और उनका आज सभी आदर करते हैं। बस ये बात ये है। तो मेरा कहना ये है कि इससे कहीं बातें ये नहीं जाती है कि कथा वाचन करना किसी अहिर समुदाय की या किसी विशेष समुदाय की कोई बात है। इससे मैं पूर्णतया असहमत हूं, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रंग देने का प्रयास है। डॉक्टर प्रोफेसर ओम सुधा, जैसा विमलकांत जी ने कहा कि भाई ये कोई किसी की बपौती नहीं है, ये अध्ययन करके सारी चीज़ों करके कर सकता है, लेकिन आज हम कथा वाचन को लेकर 3-4 दिन से नेशनल टीवी पर लगातार बहस हो रही, चर्चा हो रही कि ये ऐसा होना है, नहीं होना है। आज इटावा में घटना हुई, वहाँ पर जो यादव संगठनों ने प्रदर्शन किया कि भाई अब आपने जो पिटा है, जिसके बाल हटाए गए हैं, जिसकी चुटिया काटी गई, उसी के खिलाफ आपने FIR लिख दी, और बाकायदे 2 दिनों तक किसी को सुध नहीं थी कि कोई इस तरह की घटना भी हुई है। तीसरे दिन ये FIR हो गई। इसको लेकर वहाँ पथराव भी हुआ, बवाल भी हुआ, झंझट भी हुआ। बिहार में तेजस्वी यादव ने 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया कि अगर ये बिहार में होता तो हम चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं। दोनों जगह चुनाव है, बिहार में पहले, उत्तर प्रदेश में बाद में। इसमें राजनीति कुछ दिख रही है आपको, या ये सामाजिक परिवर्तन है, या सामाजिक संक्रमण का दौर है? डॉक्टर ओम सुधा। दुर्गेंद्र जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही, बिल्कुल ठीक आ रही, बोलिए धड़ल्ले से। हाँ, दुर्गेंद्र जी, ये मुझे लगता आपने जो दूसरी बात कही कि यह सामाजिक संक्रमण का दौर चल रहा है, बिल्कुल मैं इसी बात से इत्तेफाक रखता हूं। क्या है कि अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो आपको अभी एक घटना हुई है कुछ समय पहले, आरजेडी की एक महिला प्रवक्ता को लेकर एक सवर्ण समाज के व्यक्ति ने जो है बहुत ही गंदी और अभद्र टिप्पणी की, जिस पर सोशल मीडिया पर भी काफी बवाल है, और राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधिकारिक जो है एक्स हैंडल से ही उस पर काफी जो है तीखी प्रतिक्रिया दी है, और समाज में भी उस मामले को लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया जी। असल में क्या है दुर्गेंद्र जी, यह जो घटना हो रही है पूरे देश भर में, यह जो जाति के नाम पर यह जो अब शुरू हो गया है, पहले क्या था कि सिर्फ क्रिया होती थी। सवर्ण समाज जो डोमिनेटिंग कास्ट है जो भारतीय समाज का, वो कास्ट जो है क्रिया कर देता था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती थी। लेकिन हाल के दिनों में जो सामाजिक आंदोलन हुए, जो सामाजिक बदलाव हुआ, जो राजनीतिक उभार आया, खासतौर पे मंडल के आने के बाद जो ओबीसी का उभार हुआ, ओबीसी से जो है प्रोफेसर बनने लगे, IAS IPS सब जगह जो है ओबीसी से लोग आए, आरक्षण की वजह से दलित समाज में बहुत उभार आया। लेकिन भारतीय समाज का एक तबका आज भी 1990 के दशक में जी रहा है।
उसके दिमाग में जो है आज भी जाति चल रही है, वो आज भी जो है कबीलाई मानसिकता से ग्रसित है। और दिलचस्प ये है कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जो आज सत्ता में काबिज है, उनका गाहे बगाहे उन जातियों का वहां प्रतिनिधित्व ज्यादा है। उनके समर्थन की वजह से उनके अंदर का जो कबीलाई सोच है कि मेरा रक्त ज्यादा शुद्ध है, मेरी जाति ज्यादा अच्छी है, हम उससे बड़े हैं, वो हमसे छोटा है, यह जो कबीलाई सोच है, इस सोच से वो उबर नहीं पा रहे हैं। लेकिन समाज, चूंकि यह संक्रमण का दौर है, समाज में अब आप वह दौर चला गया, अब रिएक्शन होगा। आप बोल नहीं सकते हैं किसी को कि तुम छोटी जाति हो, लेकिन वो आज का एक हिस्सा आज भी उसी दौर में। आप देखिए सारिका पासवान वाले मसले पर ही, या फिर जो है कथावाचक वाले मसले पर जी भी लोग पक्ष ले रहे हैं उसका, मतलब पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हैं, उत्पीड़क का पक्ष ले रहे हैं। इसका मतलब मैंने कल एक्स पर लिखा भी है, इससे साफ पता चलता है कि हम एक समाज के तौर पर, हम एक राष्ट्र के तौर पर मर चुके हैं। व्यक्ति के तौर पर अब तक हम लोग, अगर हमारे अंदर इस तरह की जातिवादी मानसिकता है, तो हम अब तक मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हैं। हम लोग मनुष्य भी नहीं बन पाए हैं। अगर हमको लगता है कि जाति के आधार पर कोई छोटा है, जाति के आधार पर कोई बड़ा है, तो हम मनुष्य बनने की प्रक्रिया में हैं। बिहार में चुनाव है, अब तक जो है चुनाव हिंदू मुस्लिम होता रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को काफी सोच समझकर स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरा जो है चुनाव अगर बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड पर शिफ्ट हो गया तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो है भारतीय जनता पार्टी को होने वाली है। डॉक्टर ओम सुधा एक सवाल जरूर इस जगह उठा रहे हैं और उसको लेकर एक अब सोशल मीडिया या सब जगह इस बात को लेकर चर्चा है कि जो कथावाचक थे उनको क्या ज़रूरत थी ब्राह्मण बनने की या अपना ये बताने की कि वो ब्राह्मण हैं। तो कहीं ना कहीं जातीय मानसिकता तो वहीं से शुरू हो गई। डॉक्टर ओम सुधा, नहीं, अगर अपनी जाति बदल रहा है, अपनी जाति कोई छुपा रहा है, ये तो और भी ज्यादा शर्म की बात है कि अपनी जाति छुपाने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब समझिए समाज का स्वरूप कैसा है। किसी को अपनी जाति छुपानी पड़ रही है, आपने उसको इतना कुंठित कर दिया है, वो आदमी अपनी जाति नहीं बता सकता है। और जाति जैसे ही पता चली, आपने क्या किया? आपने क्या किया? जाति जैसे ही पता चली, आपने उसका मुंडन किया, आपने उसको पेशाब पिलाया, आपने उसको बेइज्जत किया, आपने उसको मारा पीटा। तो आप यह नहीं कह सकते कि आपने जाति क्यों छुपाई। यह तो समाज के तौर पर आपकी और भी बड़ी हार है कि कोई अपनी जाति नहीं बता सकता है, क्योंकि जाति वर्चस्व की नौटंकी आपकी चलती है। यह जो घटियापन और लिच्चरपन का जो जातिवाद है, यह तो और ज्यादा गहरा जो है, यह पता चलता है कि कोई अपनी जाति छुपा रहा है। अच्छा, एक सवाल और इसमें उठता है, फिर जो पॉलिटिकल लोग हैं जिन पर जिम्मेदारी है डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक न्याय को सही रूप से एग्जीक्यूट करने की, वो क्यों सवाल पूछते हैं? अखिलेश यादव अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछते हैं पत्रकारों से, तुम किस जात के हो, तुम किस जात के हो। राहुल गांधी भी सवाल पूछते हैं इस तरीके से। फिर इसको कहां तक हम उचित ठहरा सकते हैं इसको? डॉक्टर ओम सुधा, आप ये बताइए, जिस देश में शादी जाति देखकर होती हो, जिस देश में जो है श्मशान में लाश जलाने के लिए जाति दिखानी पड़ती हो, जिस देश में पैदा होने से लेकर मरने तक और किराए पर मकान देने तक, नौकरी के लिए इंटरव्यू में जो है जाति देखकर नंबर दिया जाता हो, पीएचडी कराया जाता हो जाति देखकर, उस देश में अगर जो है पत्रकारों से जाति पूछ ले गई, क्यों बुरा लग गया भाई? पूछ उठाकर सबका चेक किया जाएगा। आप तो हमसे जाति पूछते हैं और जाति पूछकर जो है हमारा बाल मुड़ देते हैं, और हमने पत्रकारों से जाति पूछ ली तो बहुत बुरा लग रहा है। क्यों भाई? हमारी ही पूछ क्यों उठाई जाएगी? आपका भी पूछ उठाकर चेक किया जाएगा। लगातार बने रहिए, ये ब्रेक का वक्त है। डॉक्टर ओम सुधा करें कि भाई पूछ उठाकर चेक किया जाएगा, ये गाँव में कहावत है। और फिर सवाल वहीं आ गया ना कि जो काम दूसरे कर रहे हैं वही आप भी अब कर रहे हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
यूपी से बिहार ब्राह्मण यादव टकरार, ये एक चुनावी बिसात है, राजनीति है इसके पीछे। लेकिन सामाजिक चिंतक जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में दो मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक बदलाव भी है। और डॉक्टर ओम सुधा ने तो बहुत कड़े शब्दों में कहा कि भाई अगर मेरी जाति पूछोगे तो हम आपकी ही पूछेंगे, पूंछ उठाई जाएगी, पता चलेगा। ये बड़ी गांव की एक कहावत है जो हम स्क्रीन पर इसको नहीं कह सकते। हमारे साथ जाहिद अंसारी साहब जुड़ गए हैं आरजेडी से, बहुत स्वागत है। और चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मनीष पांडे की तरफ मैं रुख करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं मनीष पांडे। मनीष पांडे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। क्या ये 90 का दशक फिर आप देख रहे हैं, सामाजिक चेतना, सामाजिक न्याय, या फिर कुछ और है ये जो जिसमें कुछ खतरनाक टाइप की इसमें राजनीति भी घुली हुई है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक? और बिहार में चूंकि चुनाव है तो आज तेजस्वी यादव ने कहा भी है कि अगर बिहार में होता तो फिर हम बताते हैं। मनीष पांडे, देखिए ऐसा है कि ये जो 90 का दशक है ना, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं और जिसकी चर्चा से आप डर रहे हैं, वो बिहार की जनता कभी नहीं आने देगी। ये जो तेजस्वी यादव जी का आज भाषण हुआ है ना, जो कभी 1 to Z की, A to Z की बात करते हैं, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि पिता की राह पर चल पड़े पुत्र भी। हालांकि चाले तो थे पहले भी, लेकिन बीच में जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीदें बिहार की जनता को उनसे बनी थी, आज के भाषण ने उनको बता दिया, ये बिहार के लोगों को, कि वो चीजें वही है, लेवल सिर्फ बदला हुआ है। देखिए, जो भी घटना इटावा की रही हो या बिहार के संदर्भ में जो बातें कही जाती है, रामदेव बाबा किस जाति से आते हैं, साक्षी महाराज किस जाति से आते हैं, कई ऐसे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं। जब आशाराम बापू को की घटना घटी थी देश के अंदर, तो धर्म के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन आरोप लगाने वालों को यह पता भी नहीं था कि आशाराम बापू किस जाति से आते। कथावाचक है कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति को कथावाचन का अधिकार है। हर व्यक्ति को, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज हमारे बीच किशोर कुणाल जी नहीं रहे जी, लेकिन महावीर मंदिर पटना का जो पट्टा स्टेशन पर है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसमें आज नहीं, मुझे लगता है कि आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले वहां पर दलित पुजारी की नियुक्ति हुई थी, जिन्होंने संस्कृत में शिक्षा लेकर, जो संस्कृत का मंत्रों का अध्ययन किया था और पूजा पद्धति का जिन्होंने अभ्यास किया था। लेकिन कहां किसी ब्राह्मण ने उस दलित पुजारी का विरोध किया? पटना के हनुमान मंदिर में, जो उतना प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, हमको जरा आपके जो अच्छा मनीष पांडे, बिहार में कितने दलित पुजारी हैं इस तरीके के, कितने मंदिर हैं? एक गिना दिया आपने, दूसरा गिनाने में मुश्किल हो जाएगी आपको। मनीष पांडे, कौन बोल रहे हैं ये बात? दूसरा जरा गिना दीजिए, तीसरा गिना दीजिए। कौन रहे हैं आपका? मैं पत्रकार हूं, इस कार्यक्रम को एंकर कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर अगर मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैंने अभी जो कहा, देखिए आप लोगों को चांद में दाग ढूंढने की आदत हो गई है, चांद की खूबसूरती नहीं दिखती। क्या बात है, आप क्या बात है, सुनिए, क्या बात है? पहले मुझे एक व्यक्ति का सिर मुड़ा दिया जाए, चोटी काट दी जाए, उसमें उसको हम चांद देखेंगे, चांद देखेंगे मनीष पांडे। एक व्यक्ति को पेशाब पिला दिया जाए, पेशाब छिड़क दिया जाए, उसमें हम चांद देखेंगे? क्या बात करते हैं आप? मैं जो कह रहा हूं, पहले तो या तो मेरी बात पूरी होने दीजिए, या आप बोलते रहे तो मैं सुनता रहूंगा। नहीं, जबान पकड़ने वाले मैं क्यों चांद का नाम लिया, चांद में दाग, क्या एक उदाहरण दिया, आप उस पर चांद पर टिप्पणी करने लग गए। भाई, भाव होता है ना किसी भी चीज का, व्यक्त करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश में हमारी पुरानी सनातन परंपरा रही है, उसमें भी
कई ऐसे उदाहरण हैं और आज वर्तमान में कई ऐसे मठ हैं, कई ऐसे साधु संत हैं। ये कुछ दिन पहले बाबा रामदेव पर किस जाति से आते हैं बाबा रामदेव, उसके बारे में यही अखिलेश यादव क्या टिप्पणी करते थे 2014, 2013, 2012 के समय में। याद है जब यूपीए की सरकार बनी थी और उस सरकार ने बाबा रामदेव को किस प्रकार से दिल्ली में खदेड़ा था, उनको महिला का भेष बदल कर वहां से भागना पड़ा था। आप ही लोगों ने न्यूज चैनल पे चलाया था ना। कहां थी तब अहीरगिरी वो अखिलेश यादव की? क्यों खामोश थे? आ गए अपनी जाति पे, बाबा पांडे जी आ गए अपनी जाति पे। नहीं, मैं जाति पे नहीं आया, आ गए चंचल यादव नो, चंचल यादव उनको बोलने दिया। मनीष पांडे बोलिए, कंटिन्यू। मनीष पांडे बोलिए। आपको जो सूट करता है नैरेटिव साफ तय करेंगे, नैरेटिव साफ बनाएंगे। भाई गलत घटना हुई, प्रशासन ने काम किया, जिन लोगों ने उसके खिलाफ जो भी काम किए थे वह सलाखों के पीछे गया, उसकी जांच हो रही है। गलत है तो गलत है, बिल्कुल उस घटना की निंदा की जानी चाहिए। ऐसे घटना को समाज में कभी प्रश्रय नहीं दिया जा सकता, चाहे कहीं हो। लेकिन आपने कहा कि बिहार में और कितने मंदिर है आप बता दीजिए। आप सबूत मांगने लगे, लेकिन आप मुझे एक प्रमाण बता दीजिए जहां पर कि जब हनुमान मंदिर में दलित पुजारी की नियुक्ति हो रही थी, एक ब्राह्मण नेता, एक ब्राह्मण पंडित उस व्यवस्था का विरोध किया हो? नहीं किया होगा। ऐसी बातें कर रहे हैं, विरोध किया। नकारात्मक चर्चा होगी, सकारात्मक चर्चा नहीं होगी। ब्राह्मण अभी बताया गया ना, कर्म के आधार पर चीजों की हमारे यहाँ परंपरा रही है शुरू से। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, पूरा समाज गलत हो जाएगा क्या? कोई एक गलती को पूरे समाज का, आज जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हमारे यहाँ, जितना भी सामाजिक आंदोलन हुआ, जितने भी परिवर्तन हुए, जरा देखिए वो सारे धर्माचार्य, सारे परिवर्तन करता कौन रहे, किसके माध्यम से हुआ, किसने उसकी अगुवाई की? तो ये राजनीति है क्या? किसी जाति को टारगेट कर ये राजनीति है मनीष पांडे? तो एक व्यक्ति का, 4 लोगों की गलती को पूरे समाज की गलती बनाकर आप डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। मनीष पांडे ये क्या है? राजनीति है, चुनाव को लेकर राजनीति है। चाहे तेजस्वी यादव कर रहे हो, चाहे अखिलेश यादव कर रहे हो, क्या मानते हैं आप इसे? मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा धुरेंद्र जी। मनीष पांडे, मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर क्या इसके पीछे राजनीति है? बिल्कुल राजनीति है। आज 6 महीना पहले यह विषय क्यों नहीं उठा? एक बार और समय था जब 80 और 20 का बैनर लगाए जाते थे। तेजस्वी यादव एक समय था A to Z की बात करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार में आए थे तो उनको वो नैरेटिव सूट नहीं करता था, तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया। दुर्गेन जी बातें रिपीट हो गई। ये राजनीति है। आप राजनीति से अलग हटकर समाज में सनातन धर्म में एक नहीं, आज से नहीं, हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा रही है। आज भी ठीक है, विकृतियां समाज में आई है। ठीक है, इसमें इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? मनीष पांडे जवाब ले लेते हैं, आपकी बात आ गई। मनीष पांडे आपकी बात आ गई, मैं जवाब ले लेता हूं। 2 नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार निशांत बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, बिहार से जुड़े हैं। निशांत जी बहुत स्वागत। और प्रमोद गोस्वामी 50 साल का लगभग अनुभव पत्रकारिता का, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता ने बहुत सारे सवाल उठाए, मोहम्मद जाहिद अंसारी साहब आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। जाहिद अंसारी साहब, बहुत सारे सवाल मनीष पांडे ने उठाए हैं। मुझे लगता है कि अब आपको जवाब देना चाहिए कि आप अपनी सुविधा से जातियों का इस्तेमाल करते हैं और 90 का दशक वो कह रहे हैं अब नहीं आने वाला बिहार में। जाहिद अंसारी साहब। हाँ, परिवर्तन तो होता ही है और 90 में जो आया था वो तो परिवर्तनगामी ही था। लेकिन ये जो घटना हुई है ये तो दुखद है ही। आखिर घटना हुई ना, दुखद तो है। और आपके जो सवाल थे वो गलत तो नहीं थे कि भाई आपने एक दलित, सिर्फ पटना के महावीर मंदिर में एक दलित को एक मंदिर में पुजारी बनाया, लेकिन इतने ही तो नहीं है। जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, मधुबनी में किसी मंदिर में गए तो उनको गंगा जल से धोया गया। ये स्थिति तो आज भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास धो दिया गया, अखिलेश यादव जहां रहते थे। उत्तर प्रदेश तो ये है, ये दुखद है। हाँ, मुख्यमंत्री आवास को धो दिया गया तो ये स्थिति तो है। इसका मतलब इसको तो रोका नहीं गया। असल सवाल तो है, देखिए तेजस्वी जी का, ये लालू जी के समय में था, इसी को तो खत्म करना था और ये खत्म होना भी चाहिए।
इसको मनीष पांडे जी को स्वीकार करना चाहिए। इसमें बात काटने की बात नहीं है, वो तो बात काट रहे थे। आपने जैसे पूछा कि भाई ठीक है एक मंदिर में, अच्छा आज वो दलित है वहां पुजारी कितने मंदिर में? बिल्कुल है, आज भी है। एक मिनट स्वागत योग है, तो क्या एक ही मंदिर में दलित पुजारी दे देने से ये तमाम खराबियां खत्म हो गई? अगर मैं और मंदिरों, मनीष पांडे बोलने दीजिए, मनीष पांडे प्लीज, मनीष पांडे तो आप उसके लिए माफी मांगेंगे? मनीष पांडे मांगेंगे, हम मनीष पांडे बोलने दीजिए। अगर प्रमाण सत्य होगा तो मान लेंगे। जाहिद अंसारी को बोलने दीजिए। गलत बात मनीष पांडे, गलत बात। जब उनको बोलने दीजिए ना, आपको जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको फिर मौका दूंगा, बोलने दीजिए। जाहिद अंसारी बोलिए। मैं तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जीता? सवाल मैं पूछूंगा, आपकी जब बारी आए तो पूछ लीजिएगा, जब आपकी बारी आए तो पूछ लीजिए। प्रवक्ता ने बोला, बोलिए जाहिद साहब। परमेश्वर मुखिया के बारे में क्या कर बोला भाई? मैंने माफी मांगवाने लगते हैं तुरंत, और आप माफी नहीं मांगिएगा। आप भी माफी मांगिए तो बिल्कुल मांगूंगा, बिल्कुल मांगूंगा, खुलेआम मांगूंगा। बिहार में जितने मंदिर हैं, एक मिनट बिहार देखिए, हम बिल्कुल शालीनता से मैं बात रख रहा हूँ आपको कि बिहार में जितने मंदिर हैं उस मंदिर में आप प्रतिशत के हिसाब से बता दीजिए कि दलितों की जो आबादी है, दलितों के अलावा भी और भी जो जातियां हैं उसकी जो आबादी है, आप पुजारी वहां दे दीजिए। आपके राम मंदिर में ही जो कमेटी है उसमें आप दलित को दे दीजिए। और भी जो हिंदू में जो जातियां हैं, सनातन में जो आपकी जातियां हैं, उनमें आप उसको प्रतिष्ठा दे दीजिए, उसको जगह दे दीजिए आप। भाई सवाल तो है शालीनता से, इसमें कोई जोर जबरदस्ती की तो बात नहीं है। जवाब ले लीजिएगा छोटा सा हमसे। ठीक है, जो सवाल करता है उसको डांटने के लिए को महावीर मंदिर का मिसाल दे दिया, और उसके बाद कह रहे कि माफी मांगिएगा। माफी मांगने की इसमें बात क्या है? ठीक है, मैं अभी हमारे सहयोगी बता रहे 2-3 और मंदिर हैं पटना में जिनमें भी दलित पुजारी है। चंचल यादव, बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं कि आप इस मुद्दे को राजनीतिकरण कर रहे हैं उत्तर, और केवल राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, इसको धीरे से उत्तर प्रदेश से बिहार भी ठेल दे रहे हैं, चूंकि वहां भी चुनाव है तो इसमें एक राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। आप पीडीए को लेकर आ गए, ये एक आपराधिक घटना थी जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। चंचल यादव, देखिए मैं बताऊं आपको, अभी इन्होंने बातें रख रहे थे, ये जाति की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जाति का इतना बड़ा प्रभाव है कि बीजेपी का एक पिछड़े समाज का विधायक मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति दौड़ा दौड़ा के पीटता है। बीजेपी का विधायक वर्मा समाज, योगेश वर्मा, लखीमपुर खीरी का, पांडे जी नोट कर लीजिएगा, योगेश वर्मा को दौड़ा दौड़ा के पीटा। बेचारा वो विधायक अपने एफआईआर 8 दिन तक नहीं लिखा पाया क्योंकि मारने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री का सजातीय था। दूसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश है साहब, जाति देख के सब कुछ होता है। यहीं आपने देखा होगा टेनी मिश्रा के बेटे ने सरेआम लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, लेकिन मंत्री जी को हटाया नहीं गया। आपने तीसरा एग्जांपल बताता हूं, ब्रजभूषण सरल सिंह के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमे हुए, पास्को एक्ट एफआईआर कराया, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा, लेकिन साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि साहब छत्री समाज से मुख्यमंत्री के सजाती थे। सुनेगा, मैं आऊंगा मनीष पांडे, मैं आऊंगा भी, बताता हूं आपको मैं। तीसरा एग्जांपल भी, धैर्य थोड़ा रख लीजिए, जाति की बात हो रही है और मैं आपको बता दूं साहब, आप आसाराम बापू की बात कर रहे थे। आसाराम बापू की जाति कोई नहीं बता रहा था। आसाराम बापू के कुकृत्यों को लोग कह रहे थे कि वो बलात्कारी था, उसने बलात्कार किए, कितने लोग, कितनी घटनाएं, कितने लोग की हत्याएं की, ये इसके ऊपर चार्जशीट कोई जाति की बात नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सवाल उठा रहे हैं कि रामदेव के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? पूरे देश के बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री थे, सारे के सारे दुर्गेन जी, सारे के सारे लोगों को आसाराम बापू से शक्ति प्रदान की मिलती थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी रहे हो, चंचल भाई, रामदेव के साथ क्यों नहीं खड़े हुए जब वो उनको भागना पड़ा था? तब आप लोग उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? वो भी यादव थे, पिछड़े थे, क्यों नहीं खड़े हुए आप लोग? नहीं, मैं बता, सुनिए ना, देखिए जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बोला, समाजवादी पार्टी लोग जाति की बात नहीं करते, जाति पे राजनीति नहीं करते, हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं। अभी जो बात यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कौशाम्बी जिला, आपने डिबेट भी करी थी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। कौशाम्बी जिले के अंदर, मनीष भाई आप तो बिहार में हो, कौशाम्बी जिले के अंदर एक पाल समाज की बिटिया के साथ रेप होता है, और रेप करने वाला चूंकि ब्राह्मण परिवार का था, उस जो रेपिस्ट था उसके यहां घटना घटी और पाल समाज की बिटिया के फादर को उठा के जेल में डाल दिया गया। जो रेपिस्ट, जिसका रेप हुआ, उसके फादर को जेल में डाला गया। पांडे जी, ये उत्तर प्रदेश है साहब, जाति देख के बहुत कुछ होता है यहाँ पे। तीसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा था
कि बड़ी ईमानदारी से मैं आप एक चीज पूछना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं, आप तो न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। इसी उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दो, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर का जब शिलान्यास हुआ तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी थे, लेकिन वो उनसे शिलान्यास नहीं कराया गया। अब वर्तमान की हमारी जब उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, पांडे जी, उस उद्घाटन में भी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और मैं बता दूं, जाति की बात आप कर रहे हो, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके जो ट्रस्टी बनाए गए हैं, जो 14-15 लोगों की लिस्ट है, 17 लोगों की, उसमें एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं है। ठीक है, वो जाति देख के ही सब मामला होता है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, और ध्यान रखिए बड़े तसल्ली से, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी किसी थाने में पिछड़े समाज SC ST के साथ कोई घटना घट जाती है, जाति देख के कार्रवाई होती है उत्तर प्रदेश में साहब, ये जान लीजिए। और आपको हम बता दें, जान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल आपको बहुत बड़ा बताया था, योगेश वर्मा वाला। वो बेचारा विधायक अभी जो आपका सदन चला, जो पिछला अभी मानसून सत्र चला है, उस समय जो है शीतकालीन सत्र में वो विधायक कहा मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। चंचल यादव, आप कहते हैं अटेंड करने नहीं है चंचल यादव आप कहते हैं कि आपकी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। अरे पीडीए का जो पूरा फार्मूला ही जाति के आधारित है, आप कैसे जाति की राजनीति नहीं करते? और राम मंदिर में आप कह रहे हैं कुणाल किशोर राम मंदिर में थे, वो भी पिछड़ी जाति के थे जी। हमने कहा कि आपका तो पूरा फार्मूला ही पीडीए जाति पर है, आप जाति की राजनीति क्यों नहीं करते? आप तो करते ही जाति की राजनीति। देखिए पीडीए हमारा क्या है, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जाति तो है और क्या है, अगड़ा पीड़ित, आप पत्रकार, सुनिए, ये इसमें हम लोग मतलब ये नहीं केवल पर्टिकुलर की जाति नहीं है, लेकिन एक बात है, आपको याद होगा पांडे साहब, आपको याद होगा 18 मार्च 2018 को आदरणीय महामहिम साहब राष्ट्रपति थे आपके रामनाथ कोविंद जी, जगन्नाथ के पुरी मंदिर में गए, उनके साथ बदसलूकी हुई, बकायदा ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लेना, राष्ट्रपति भवन को हस्तक्षेप करना पड़ा, और इसके लिए जो उन्होंने नोट कराया, देश में तमाम घटनाएं होती हैं। मैं कुमार निशांत को चर्चा में शामिल करता हूं। ठीक है चंचल यादव, मैं लौटूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी मनीष पांडे, 20 सेकंड केवल दे रहा हूं, फिर कुमार निशांत के पास जाऊंगा। मनीष पांडे बोलिए जल्दी से। देखिए, एक बात तो पहले मैं अपने समाजवादी मित्र चंचल जी को बता दूं, 5 दलितों के साथ दुर्व्यवहार हो कि घटना हो, लेकिन जिस पार्टी के नेता ने मायावती के साथ, बहन जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उस कलंक को कैसे धो भाजपा ही थे साजिश करने वाले, आपकी पार्टी में इस समय है वो। और आपको नाम दिलाता हूं, दयाशंकर सिंह का नाम जानते हैं आप? बहन कुमारी मायावती जी के लिए क्या टिप्पणी करी थी? वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं वो गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो, गेस्ट हाउस कांड की बात कर रहे हैं। सुन रहा था पूरी तरीके से। नहीं, अरे भाई मैं तो नोट करा रहा हूँ, आपको नाम नोट करा रहा हूँ। अरे भाई अपमान की बात आप कर रहे हैं चंचल यादव, ये आप दूसरे वाले मसले की बात कर रहे हैं, पहले वाले की बात कर रहे हैं आप। जमा जाया कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि अरे भाई मैं तो आपको एक सिंपल सा बस ऐड कर दिया, मैंने बता दीजिए आ रहा हूँ ना, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है मनीष पांडे, अब देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उलझेंगे नहीं। कुमार निशांत को चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है मनीष पांडे, ओके हो गया। कुमार निशांत साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये एक उत्तर प्रदेश से बिहार तक दिख रहा, चूंकि बिहार में तात्कालिक चुनाव है, तो इसे क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो मुद्दे हैं, ठीक है घटना बहुत गंभीर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्या आप इसे एक सामाजिक उद्वेलन के रूप में देखते हैं, पॉलिटिक्स के रूप में देखते हैं, या इसके इतर कुछ और देखते हैं? कुमार निशांत साहब, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो पूरा मसला है, जातियों का उभार, इटावा कांड, उसकी गूंज बिहार में, क्या इसे एक सामाजिक उद्वेलन के रूप में हम देखें, राजनीति के रूप में देखें, 90 की तरह सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखें, किस तरह देखें इसे? जातियों से तो बिहार और यूपी, जात पात से तो राजनीति यहाँ होती चली आ रही है और होती रहेंगी। जहां तक ये अभी यादव के साथ वहां हुआ इटावा में कि यादव कथावाचक नहीं हो सकते हैं, कथावाचक में जाति शब्द का तो प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, विशुद्ध रूप से राजनीति है। कथावाचक तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का। नहीं,
सवाल ये ना, हो सकता है, ये तो सैद्धांतिक बात आप कह रहे हैं, लेकिन जाति पूछी गई, उसके बाद फिर सिर मुड़ा दिया गया, चोटी काट दी गई, नाक रगड़वा गई, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं का जो उद्वेलन है। क्या इस तरह की घटनाएं, इनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं समाज में? क्या आप हमारे राजनीति कर रहा था, दूसरा पक्ष भी खड़ा हो गया, क्योंकि देखा गया जो वो ऐसा लग रहा था कि हाँ वो बहुत गंभीर घटना हुई और कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा जनमत आरोपियों के पक्ष में भी खड़ा है इस बात को लेकर के। महिला से तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का। अच्छा, इस तरह की घटना का क्या बिहार की राजनीति में, जैसे तेजस्वी यादव ने जिक्र किया, क्या उसमें कोई असर देख रहे हैं आप बिहार की राजनीति में? जय साहब मैं आऊंगा, जय साहब मैं आता हूँ। महिलाओं, बोलिए निशांत साहब। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, कट कट जा रही है। ठीक है, मैं गोस्वामी जी को ले रहा हूँ। गोस्वामी जी, आपका बहुत पुराना अनुभव है। सर एक सेकंड, इस घटना का समर्थन कहाँ कोई कर रहा है? जो डिबेट चल रही है, इस घटना का समर्थन कौन कर रहा है? नहीं, कोई नहीं कर रहा, घटना का कोई समर्थन नहीं कर रहा। जाति हर जगह से हटनी चाहिए, कहीं नहीं कर रहा है। और डॉक्टर ओम सुधा तो कहते हैं कि भैया जाति होनी नहीं चाहिए, वो भी बैठे हुए इस चर्चा में। मैं गोस्वामी जी को चर्चा में लेता हूँ। गोस्वामी जी, ठीक है, कौन कौन समर्थक है? अपने पार्टी से कहे कि जाति होनी नहीं चाहिए, जाति शब्द मिट जानी चाहिए। ये बड़े आदर्श समाज की बात कर रहे हैं, संभव नहीं है, ये बहुत संभव नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ, बिल्कुल संभव नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। मैं गोस्वामी जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कम वक्त है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। गोस्वामी जी, इस पूरी घटनाक्रम को जिस तरीके से हुई कि भाई ये एक संदेश देने की कोशिश की गई कि ये जाति है, ब्राह्मणों का ही एकाधिकार है, बहुत सारी चीज़ें हुई, ये घटना बहुत गंभीर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन घटना के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव और उसके बाद तेजस्वी यादव, इनके जो रिएक्शंस हैं, जो ये बातें कह रहे हैं, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? गोस्वामी जी, अनम्यूट करिए गोस्वामी जी। जी प्रमोद गोस्वामी जी, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए गोस्वामी जी। आ रही। दुर्गेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो इटावा में घटना हुई, वो उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है जी। वहां पर जिस ढंग से वहां उनका सर मुड़वाया गया या जिस ढंग से पेशाब की जाए, जो अन्य घटनाएं की चीजें हो रही हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आज जिस पर दुर्गेंद्र जी जो हम सब बहस कर रहे हैं, और इस पर अपने अपने सारे लोग अपने अपने हिसाब से, सत्यता तो ये है कि इस प्रदेश का और बिहार का दोनों का जाति के बगैर तो कोई है ही नहीं। और ये इन राजनीतिज्ञों ने ये जातिवाद को बढ़ावा दिया है, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, निसंदेह है। अब आप मैं खाली अभी जो एक बात अभी सामाजिक कार्यकर्ता ने कही थी कि जात हटा देने वाली बात, ये चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, डॉक्टर लोहिया के मानने वाले ही इन दोनों लोग। डॉक्टर लोहिया इस बात के बिल्कुल पक्षधर थे कि जाति विहीन होना चाहिए, जाति लगनी ही नहीं चाहिए। तो ये उनके से, या तो डॉक्टर लोहिया को नहीं मानते या वो उनको नहीं, तो कहीं ना कहीं इस पर डिबेट हो जाए कि जाति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत, कोई नहीं डिबेट करेगा, कोई नहीं करेगा, दुकानें ठंडी हो जाएंगी, कोई नहीं करेगा। चाहे सत्ता पक्ष भी जाति की राजनीति करता है, विपक्ष भी, सबकी दुकानें बंद। दुर्गेंद्र जी, दूसरी बात, ये सारे राजनीतिक नहीं, दुर्गेंद्र जी, सारे राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, आरजेडी हो या कोई भी हो, ये सारे राजनीतिक दल जो हैं, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। जातिवाद कलंक है, जातिवाद से समाज टूट रहा है, जातिवाद से देश कमजोर हो रहा है। लेकिन टिकट जातिवाद से बांटेंगे, पोस्टिंग जातिवाद से होगी, मतलब करेंगे वही, लेकिन इनकी कथनी और करने में कितना फर्क है। अभी एक चीज और, इसका चूंकि इसमें जवाब दे दूं, अभी अंसारी साहब ने एक बात कही कि उसमें जो है वो दलितों की संख्या के आधार पर जो है मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति की जाए। क्या साहब, मतलब हास्यास्पद है कितनी, मतलब बस भगवान जाने की किस आधार पर, ये जाति के आधार पर मंदिरों में, ये कोई आरक्षण होगा?
कि मस्जिद में जो है, मस्जिद में जात के आधार पर वहां नियुक्त की जाएगी कि दलित होगा कि सवर्ण होगा? अभी आप ही ने कहा था, जहां तक अगर ऐसा नहीं है, देखिए उन्होंने महावीर मंदिर का मिसाल दिया, एक महावीर मंदिर का मिसाल दिया और वो सीना ठोक के बोल रहे थे, तब हमने कहा कि बिहार में जितने मंदिर हैं, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है महावीर मंदिर है, ठीक है अंसारी साहब कंप्लीट करिए। गोस्वामी जी प्लीज, गोस्वामी जी कंप्लीट करिए जल्दी से, गोस्वामी जी कंप्लीट करिए। हाँ, अंसारी साहब सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इस आधार पर जो आपने पांडे जी की बात का जवाब दिया, मैंने उस पर कहा कि ये आधार नहीं होता, एक हो या दो हो। दिक्कत ये है अच्छा अगर ये आधार नहीं है तो फिर आप ही बताइए कि मंदिर में पुजारी के मामला में जात पात को तोड़ना चाहते हैं कि नहीं, और कैसे तोड़िएगा बता दीजिए आप। नहीं, मंदिर में, पूजा में, पाठ में इस धर्म से, जात से कोई लेना देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं कैसे लेना देना है? नहीं, अगर नहीं अरे अब आप ही जैसे कह रहे हैं कि सुनिए, आप सिस्टम बनाइए, आप क्या बहाना बनाएंगे, आप क्या तर्क देंगे? अंसारी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है अंसारी साहब, ठीक है उनको बोले दीजिए, अंसारी साहब बोले दीजिए, उनको बात रखनी है। आप पूजा पद्धति सभी को कराइए, आप सिखाइए, पुजारी बनाइए। अंसारी साहब जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, अंसारी साहब जो बात बोल रहे हैं, जी बोल लीजिए, आप ही क्यों रह जाए, बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। मनीष पांडे बोल लीजिए, आप भी। मैं बोलूं? मनीष पांडे बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अंसारी साहब कम इस पर ज्ञान न दे तो ज्यादा, नहीं जब बात उठेगी ना, नहीं ये धमकाइए नहीं, ये टिप्पणी मत करिए, धमकाइए नहीं ना, धमकाने की जरूरत नहीं है, अंसारी इसको लेकर मत धमकाइए आप, धमकाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल मुझे भी चाहिए। सब भारत के नागरिक हैं, सबको सब सारी बात कहने का हक है। 10 सेकंड मुझे चाहिए मनीष। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चंचल यादव 10 सेकंड जल्दी से, फिर मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम को, जल्दी से धर्म के आधार पर जो बात दुर्गेन जी 10 सेकंड मनीष जी के लिए जवाब मैं दूंगा। जय साहब को चर्चा को गुमराह मत करिए, इसको मैं धर्म की चर्चा नहीं बनाना चाहता। बोलिए वाली बात नहीं, दुर्गेन जी बोलिए चंचल यादव बोलिए। चंचल यादव, मनीष जी ने कहा कि इसके ऊपर ज्ञान ना दे तो अच्छा है। अब वही हमारे पूर्वांचल की बड़ी फेमस कहावत है, सुपुआ हंसे हंसे चलने से 72 छेद। बीजेपी में तो इतने छेद हैं कि बेचारे सब कंफ्यूज रहते हैं ये लोग। आपको मैं बता दूं, आप अगर देखिए राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी के पिछड़े समाज के कई बड़े नेता थे, उन बेचारों को बुलाया तक नहीं इन लोगों ने। कल्याण सिंह से बड़ा कौन नेता था भाई? कल्याण सिंह से बड़ा कौन नेता था? चंचल यादव, कल्याण सिंह से बड़ा कौन नेता था? कल्याण सिंह सबसे बड़े नेता थे, इस देश के सबसे बड़े नेता थे। मैंने जब हाथ रख दिया है, ठीक है ओके ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर ओम सुधा, इसे हम क्या सामाजिक बदलाव के रूप में देखें, किस तरह देखें? अंतिम टिप्पणी कार्यक्रम के डॉक्टर ओम सुधा, ठीक है। एक भी पिछड़े व्यक्ति को रखे हो क्या अपने मंदिर में? क्या मंदिर आंदोलन के लिए आप ही ठेकेदार हो? अरे ठीक है भाई, चंचल यादव मंदिर पर चर्चा करा लेंगे, मंदिर पे आज कथावाचकों पे रहने दो, ठीक है। डॉक्टर ओम सुधा, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, ठीक है। बिमल झा जी, ठीक है, ओके। डॉक्टर ओम सुधा, ये सामाजिक बदलाव है जो लोग अपनी बात कह रहे हैं? डॉक्टर ओम सुधा, डिबेट जहां जा रहा है, बीजेपी मंदिरों का ठेकेदार नहीं है। किसने कहा कि मंदिरों का ठेकेदार है? जी किसने कहा कि मंदिरों का ठेकेदार? जी वाराणसी से लेकर के कितने मंदिर आपने तोड़वाए हैं, आपको पता भी नहीं होगा। एक मिनट सर प्लीज, जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, आज मंदिरों पर वही लोग ज्ञान बांट रहे हैं जिन लोगों ने मंदिर के अस्तित्व होने से नकार दिया था, जिन्होंने माना ही नहीं था कि यहाँ पर राम जन्मभूमि है। मुझे खत्म करना चाहिए। अब ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है, ये डिबेट दूसरी तरफ जा रही है। डॉक्टर ओम सुधा, ठीक है ओके, ठीक है, सभी लोगों की बात आ गई। प्लीज जाहिद साहब, झा साहब, मनीष पांडे, चंचल यादव शांत। बस एक अंतिम टिप्पणी डॉक्टर ओम सुधा, इस तरह की चीजें समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं? एक अंतिम टिप्पणी छोटी सी, डॉक्टर ओम सुधा। राम मंदिर तो वहां पर नहीं ही था। ठीक है जाहिद साहब, ठीक है, आ गया। हाँ दुर्गेंद्र जी, जी ये तो बड़ा दिलचस्प सब बात ये लोग कर रहे हैं भाई।
इतनी आदर्श स्थिति बता रहे हैं जाति खत्म हो, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति की राजनीति होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जाति की राजनीति से अब इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि कल तक इनके सामने जो खाट पर नहीं बैठता था, अब जाति की राजनीति होने लगी है तो सोफे पे पैर चढ़ा के बैठ रहा है। अब तो इनको जाति की राजनीति से दिक्कत होगी। कल तक ये बाल मुंह देते थे, कल तक ये पीट कर हत्या कर देते थे, तब इनको जाति से दिक्कत नहीं थी। अब जो है पिछड़ा समाज कहने लगा, छोटा बड़ा नहीं है, संवैधानिक बात करने लगा, अब इनको दिक्कत बुझा रहा है। अभी और दिक्कत बुझाएगा मनीष जी, अभी और दिक्कत बुझाएगा। और आप गिनवाइए नहीं, और पत्रकार जी कह रहे थे कि कौन सा है, तो आप बोलिए ना कि शंकराचार्य ने कहा है कि जो है कथा जो है कहने का हक खाली ब्राह्मण को है। आप ही बताइए, शंकराचार्य कौन नेट और जेआरएफ परीक्षा पास करके आए थे? कौन एंट्रेंस एग्जाम देके खाली ब्राह्मण शंकराचार्य बनता है? कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिए, कहां इंटरव्यू देके शंकराचार्य बने? जो आज आप कह रहे हैं कि जो है सिर्फ ब्राह्मण जो है पुजारी होगा, खाली ब्राह्मण। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधा, बहुत शुक्रिया मनीष पांडे, कुमार निशांत, चंचल यादव, प्रमोद गोस्वामी, विमल कांत झा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, दर्शकों का बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि जब नौकरी में जो आरक्षण है, जाहिर सी बात है वो सामाजिक आधार पर है, जाति का ठप्पा लगता है, तो जाति दूर करना बहुत मुश्किल है। और जाति का जो आरक्षण है, तमाम चीज़ें हैं, ये जो समाज बहुत पिछड़ गए थे उनको लेकर संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है। तो जाति मिटा देना ये फ़िलहाल अभी दिख नहीं रहा है। सामाजिक संतुलन बहुत बड़ी चीज़ है और उसे हम सबको बनाए रखना है, तभी इस देश का कल्याण होगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।